नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है आपको 25 तारीख को 25 फरवरी को जो आप लोग का होने वाला है। इस वीडियो से आपको बहुत सारा क्वेश्चन उससे मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें। और यदि और जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे जरूर जाकर पहले ज्वाइन करें। सबसे पहले अपडेट हम आपको वहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो फ्रांस की क्रांति के समय जो है आपका 1789 से लेकर 1815 तक जो है क्या हुआ था, 1815 तक फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसको याद रखिएगा। जहाँ कहीं भी फ्रांसीसी सेनाएं गई उन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधारा को अवश्य फैलाया। राष्ट्रवाद क्या होता है, जो आपका जो राष्ट्र से जो प्रेम होता है ना, वही होता है राष्ट्रवाद। अपने साम्राज्य में इस विस्तृत क्षेत्र जिसमें आपको जो उसका साम्राज्य फैला हुआ था, जैसे आपका जो है हायरलैंड, फिर उसके बाद आपका बेल्जियम, फिर उसके बाद आपका स्विट्जरलैंड, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा नहीं, ये आपका देखिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड हो गया। फिर उसके बाद देखिए इटली और आपका जर्मनी आदि सम्मिलित थे, है ना। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद का भावना फैलाया था। देखिए नेपोलियन ने अपने प्रशासनिक सुधार किए, है ना। अपना प्रशासनिक जो सुधार होता है, जो सेना तेना होता है, उसको सुधार किया, जो वह पहले अपने देश फ्रांस में कर चुका था, है ना। अपना देश फ्रांस में भी कर चुका था। और ये सब जो आपको देश पता है, ये सब में भी जो है कर रहा था। अब यहाँ पे बताया कि ये सब कुछ उसने प्रशासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के और उसमें कुशलता लाने के लिए किया, है ना। उसका अब यहाँ पे बताया गया उसका यह सुधार 1804 में सिविल कोड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसका जो सुधार जो ये किया था, अपने जो है सेना को जो और अच्छा बनाया था, उसको जो है सिविल कोड के नाम से जानते थे। नेपोलियन का सिविल कोड, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया, अब आपको क्या बता रहा है कि अब यहाँ पे आपको बताया कि सिविल कोड के नाम से जाना जाता है ना। फिर उसके बाद देखिए, और यहाँ पे कई इतिहासकार इस कानून संहिता को नेपोलियन कोड के नाम से भी पुकारते थे ना। नेपोलियन कोड के भी नाम से इसको पुकारते थे। तो ये आप लोग का जो है आपका क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन इतना बड़ा याद नहीं करना है ना, क्योंकि देखिए समय तो बहुत कम बचा है, आपको इतना ज़्यादा याद नहीं करना, याद भी नहीं होगा। आपको मेन चीज़ पकड़ना है ना। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपका दिखा हुआ फ्रांस की क्रांति के समय कौन कौन देश में इसका था। फ्रांस का ये पहले शासन था, वहाँ का सेना को क्या किया, सुधारा, है ना। और इसका जो है इसको सिविल कोड के नाम से भी जाना था। इसका कानून को जो है आपका नेपोलियन कोड के भी नाम से जाना जाता था। बस और अपने से बना के लिख देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा थोड़ा मोड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या सुधार किया था। तो देखिए नेपोलियन द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार निम्नलिखित थे। तो क्या थे, देखिए यहाँ पे आपका बताया गया कौन नंबर के जन्म पर आधारित विशेष अधिकार, है ना। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया और कानून के सामने सबकी बराबरी के नियम को लागू कर दिया गया, है ना। यानी कानून के सामने सबको क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए समाप्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, है ना। सुरक्षित बनाया गया। फिर उसका देखिए प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, है ना। प्रशासनिक विभाग मतलब कोई सबसे ऊपर में जो हेड रहेगा, फिर उसके नीचे आदमी रहेगा, उसके नीचे आदमी रहेगा, इस तरह करके वो बनाया गया। और यहाँ पे बताया सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, है ना। और किसान को भूत दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति कर दी गई, है ना। देखिएगा जिसके पास कोई ज़मीन नहीं पड़ता है, तो वो जो है क्या करता है, दूसरे के ज़मीन में जा करके जो है काम करता है। तो वो सब जो काम जो होता है, और उसको इसके बाद में जो है खाना मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। तो ये सब जो है शुल्क समाप्त कर दिया, जो आपका टैक्स लग रहा था। अब देखिए शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघ के विभिन्न नियंत्रण समाप्त कर दिए गए। तो जितना भी आप लोग का नियंत्रित था, जो आपका कारीगरी नियंत्रित था, जो आपका श्रेणी संघ था, उसको भी जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यातायात और संचार विभाग में सुरक्षा दिया गया, है ना। बढ़िया रोड बना दिया गया, टैक्स नहीं लिया गया। अब नहीं शहर में एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए टैक्स नहीं लिया गया, है ना। फिर उसका देखिए किसानों, मजदूरों, कारीगर और नए उद्योगपतियों को अपने अपने क्षेत्रों में आपका जो है स्वतंत्रता प्रदान किया गया। सबको स्वतंत्रता प्रदान क्या किया कि अपना अपना कारीगर में जितना जो सामान बना सकता है बनाओ, अपनी तरह से जो आपको करना है कीजिए, आपके ऊपर में मेरा कोई जो है राज नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए, हैं ना। मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए। एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। देखिए रुपया पैसा का निर्माण हुआ। पहले क्या होता था कि सामान के बदले विनिमय होता था, है ना। यदि मान लीजिए किसी के पास 5 गो बकरी और किसी को 1 गाय लेना है, तो क्या करेगा, जो गाय वाला को 5 गो बकरी चाहिए, और इस तरह करके जो है बकरी वाला को जो है
है एक गाय वाला को ढूंढना पड़ेगा। पहले तो आदमी को ढूंढने में समय लग जाता था, और जब होता था तो ये 5 बकरी बदले वो गाय ले रहा है ना। तो इस तरह के क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था जो सरल माध्यम नहीं था। तो इसी में जो है आप जो है क्या निकाल दिए, मानक नाप तोल का पैमाना, 1 किलो 2 किलो 5 किलो ये वाला सब जो है निकाल दिया, जिससे आदमी जो है नाप तोल के सामान ले सकता है ना, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मानक पैमाना निकाला। अब बताया एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजियों के आवागमन में जो है आपकी जो है सहूलतें दी गई है ना। जो टैक्स बहुत ज़्यादा था उसको क्या कर दिया गया, जो टैक्स बहुत ज़्यादा था उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार जो है मदद की है ना। तो आपको बताना है इसका किस प्रकार जो है ये आपका जो है उपनिवेशीकार में जो है ये कैसे मदद किया है ना। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे बताया गया कि स्पेनिश है ना। अब देखिए यहाँ पे स्पेनिश विजेताओं, अब देखिए यहाँ पे स्पेनिश विजेताओं के जब शक्तिशाली हथियारों में जब परंपरागत किस्म के सैनिक हथियार तो कई था ही है ना, कई था ही नहीं। अब देखिए उस तरह का हथियार जो कहीं नहीं था, यह हथियार तो चेचक जैसी आपकी जो है चेचक जैसी आपका जो है कीटाणु थे। अब देखिए यहाँ पे बताया जो स्पेनिश सैनिक और अफसरों के साथ वहाँ जा पहुँचे थे। अब यहाँ पे देखिए लाखों साल दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोग शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं थी है ना। तो वो जो है उतना दिन बाहर में रहे, वो उतना दिन काम किए, तो उसके पास जो है उतना जो है शक्ति नहीं था, शरीर में इम्यूनिटी बहुत कम हो गया था। तो फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ है ना, बहुत ज़्यादा बीमारी से हो गया। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो वो यह बीमारी पूरा महाद्वीप में फैल गया। जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे, वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आ गए है ना। बाकी बात ये फैलने वाला बीमारी था तो ये फैल गया। अब यहाँ पे बताया इसमें पूरे समुदाय को क्या हुआ, खत्म कर डाला है ना। पूरा समुदाय क्या ये खत्म कर डाला। देखिए इसी से जो है आपका फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका क्वेश्चन ही है अथवा करके दिया है, चाहे आप ऊपर वाला बनाइए या नीचे वाला बनाइए, जो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ 1929 ईस्वी में महाद्वीप का बंगाल में के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। तो क्या प्रभाव पड़ा आपको 1929 में, जब महामंदी का जब सामने आया। महामंदी क्या होता है, महामंदी जब सामान में चीज़ दुकान में बाजार में सामान उपस्थित रहे लेकिन लेने वाला कोई नहीं रहे, उसको हम महामंदी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पटसन से टाट की बीमारियाँ ने बनाई, टाट की बोरियाँ है ना, सॉरी टाट की बोरियाँ लिखा हुआ है, बनाई जाती थी। अब यहाँ पे बताया 1929 की महामंदी के कारण औद्योगिक उत्पादन में भारी क्या होगी, कमी हो गई है। भारत के भारी क्या हो गई, कमी हो गई। अब यहाँ पे इसके कारण बोरियों की मांग बहुत घट गई, तथा जो है पटसन की कीमतों में 60% की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी जितना दाम पटसन का था उससे भी ज़्यादा क्या हो गया, कम हो गया है ना, कोई लेने वाला ही नहीं था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसमें पटसन उगाने वाले किसानों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई, तथा वे कर्ज में क्या हो गए, डूब गए है ना। वे कर्ज में क्या हो गए, डूब गए, कहीं कमाई हो ही नहीं रहा तो कर्ज लेना पड़ गया। अब यहाँ पे देखिए भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो देखिए 41वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों आवश्यक है वन का और वन जीवन का है ना, वन्य जीवन का, यानी जो वन में जो है आप लोग का जो है जानवर सब रहते हैं उसका। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि भारत में वन एवं वन्य जीवन के संरक्षण की आवश्यकताएं निम्न है। तो क्या है आपका, निम्न है लिख दीजिएगा, डैश देखिए नंबर लिखिएगा कि वन। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़िए, आपको हम हर बार समझा रहे हैं। वन और वन्य जीवन संरक्षण के आपका जो है परिस्थिति की विविधता बनाई जाती है ना। तो क्या बनाई जाती है यहाँ पे जो है परिस्थिति की विविधता बनाई जाती है। अब यहाँ पे बताया कि इसके संरक्षण में हमारे जीवन को साध्य रखने वाली संसाधनों को बनाया रखा जा सकता है। अब यहाँ पे जीवन साध्य संसाधनों में जल, वायु एवं मृदा का शामिल किया जाता है ना। तो वन में सब चीज़ पाया जाता है। अब यहाँ पे बताया कि जो है गौ नंबर देखिए, विभिन्न जातियों प्रजातियों के गुण
गुणवत्तापूर्ण जनन के लिए जो है वनस्पति एवं वन्य जीवन में जो जोन्स विविधता के संरक्षित रहती है। अब देखिए कोई भी यदि जानवर है, कोई भी यदि अपना प्रजनन यदि करता है तो यहाँ पे उसके लिए जो है आपका इन्वायरमेंट उस तरह का रहना जरूरी होता है ना। यदि उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो वहाँ पे उसका जो है आपका जो है उसका जो है जाति खत्म होने का, लुप्त होने का संभावना रहता है। फिर उसका बताया समुद्र में मछली पालन बनाए रखने के लिए रखने से सहायता हो करती है। तो यहाँ पे समुद्र में भी मछली पालने से जो है सहायता होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, हमारे खनिजों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे खनिजों के संरक्षण क्यों आवश्यक है। 42 नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि खनिजों को एक बार उपयोग करने के उपरांत उसे दोबारा नहीं किया जा सकता, उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है ना। यदि खनिज जो है एक बार हम लोग उपयोग करेंगे तो दोबारा नहीं कर पाएंगे। खनिजों का दुरुपयोग किया गया तो आने वाली पीढ़ी को दिक्कत का सामना पड़ सकता है ना। हम लोग यदि खनिज का यदि हम लोग उपयोग बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो उसको जो है जो आने वाला जो पीढ़ी है उसको नसीब में ही नहीं होगा, है ना, ये सब चीज़ मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे बताया इसलिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बताया खनिजों के संरक्षण की 3 विधियाँ, हम लोग कैसे संरक्षण कर सकते हैं तो इसको हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन नंबर लिखा हुआ है, खनिजों का उपयोग सुनियोजित ढंग से करना चाहिए, है ना। हम लोग को बहुत जितना हम लोग का यूज हुए उतना ही करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। फिर उसके बाद बताया है खनिजों को बचाने के लिए उसके उनके स्थान पर अन्य वस्तु उपयोग के बारे में सोचना चाहिए ना। यदि कोई चीज़ जो है, यदि मान लीजिए कोई चीज़ जो है खनिज के बिना ही कि यदि काम हो जा रहा है कोई दूसरा वस्तु से, तो हम लोग कर लेना चाहिए। जहाँ जैसा संभव हो धातु की चक्रीय उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। जैसे लोहा को गलाकर लोहा बनाना, फिर सोना को गला कर सोना बनाना, है ना। तो ये सब जो हम लोग को जो है, जो भी अपना खनिज है वो खनिज से हम लोग को जो है, जो एक्चुअल खनिज है जो हम लोग को चाहिए उसको हम लोग को निकाल करके हम लोग बना लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या हो गया देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि कृषि, है ना, कृषि कृषि अधिकारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है ना। तो कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में आपको अंतर बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ कृषि आधारित उद्योग क्या होता है, तो आपका बताया है कि कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो कच्चे माल जो है ना, जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु उत्पादन का उपयोग करते हैं, है ना। ये आपका कृषि हो गया, है ना। कृषि उद्योग में क्या होता है कि वनस्पति से जो है और जंतु उत्पादनों से उपयोग किया करते हैं। और फिर उसके बाद देखिए बी नंबर में जैसे सूती वस्त्र हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, पटसन हो गया, रेशम वस्त्र का रबर, फिर उसके बाद चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग फिर कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। ये सब क्या है, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण। खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण देखिए क्या है, खनिज आधारित उद्योग है कि वे खनिज अयस्क का उपयोग करके कच्चे माल बनाते हैं ना, जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, सीमेंट, एल्युमिनियम में। फिर उसके बाद मशीन, औजार, फिर उसके बाद पेट्रोलियम उपयोग खनिज आधारित उद्योग के उदाहरण है। तो ये सब आपका खनिज आधारित उद्योग है ना। फिर उसका देखिए सिविक्स से आपका क्वेश्चन है 43 नंबर कि जरा ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट की व्यवस्था करें, है ना। तो श्रीलंका के जातीय बनावट का आपको जो है क्या करना है, आपको जो है व्याख्या करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रीलंका एक जो है द्वीपीय देश है। श्रीलंका क्या है, एक द्वीपीय देश है जो भारत में दक्षिणी तट में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। तो यहाँ पे बताया भारत के तट में, जब आप नीचे यहाँ पे तट देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या है, श्रीलंका है। तो वही चीज़ बताया है कि इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है ना, 2 करोड़ के लगभग, यानी हम लोग का देखिए हम लोग का देश में हरियाणा में ही उतना 2 करोड़ आबादी है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया कि बेल्जियम की ही भांति यहाँ भी कोई जातीय समूह के लोग रहते हैं, कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। जैसे कि देश की आबादी में 74% जो है सिंगलियों का है, जबकि जो है 18% जो है तमिल, है ना। और यहाँ भाषा के आधार पे जो है यहाँ पे जैसे सिंगली भाषा का लोग 74% रहता है, तमिल भाषा का लोग जो है 18% रहता है। भाषा के आधार पर यहाँ पे देश को बंटवारा किया है ना, देश में जो है वो बंटवारा हुआ है। किसी भाग का अन्य छोटे छोटे
जाति समूह में जैसे ईसाई और मुसलमानों का भी है ना। देश के उत्तर पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक होते हैं, है ना। तमिल अधिक होता है, जैसे तमिलनाडु आपका हो गया वहाँ पे। और फिर उसके बाद देखिए, जबकि देश के बाकी हिस्से में सिंहली लोग बहुसंख्यक होते हैं। अब यहाँ पे बताया, यदि श्रीलंका के लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मामला का कोई उच्च हल निकाल सकते थे, है ना। लेकिन जो है, परंतु वहाँ बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहली ने अपना बहुसंख्यावाद को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहाँ का क्या हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया, है ना। गृह युद्ध वाला कहीं बोलता है, मैं ये देश में मेरा है, मेरा इसमें जो है होना चाहिए सिंहली। अब कभी श्रीलंका अभी जो है, और फिर उसके बाद अलग देश वाला जो होता है वो आपका जो है, इसी देश में जो है आपका बताया गया कि 18% जो तमिल बोलने वाला तमिल बोलता है कि मेरा जो है भाषा बनना चाहिए, यहाँ पे मेरा जो है हुकुम चलना चाहिए, मेरा यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। तो गृह युद्ध यहाँ पे ही चल रहा है, जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है ना। आज भी ये युद्ध चलते ही जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए, है ना। तो यहाँ पे बताया, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक व्यवस्था दोनों भारत और बेल्जियम की संघीय शासन व्यवस्था में गठन का तरीका है, एक सा है, अर्थात यहाँ सबको साथ लेकर चलने का संघात्मक आपका जो है संघात्मक सरकार है ना। जैसे यहाँ पे भारत का बात करें तो यहाँ पे, अब फिर जहाँ राज्यों की तुलना में केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली है, भारत का संघीय सरकार बेल्जियम से अलग एक विशेषता। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका विशेषता देखिए अलग बताया गया है। अलग बताने की विशेषता क्या है, भारत में तृतीय स्तर के बेल्जियम की भांति कोई समुदाय सरकार नहीं है, ना। भारत में स्थित तृतीय सरकार कोई नहीं है ना। अब यहाँ पे बताया, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार है, जो अलग अलग परिस्थितियों, जो अलग अलग जातियों, संस्कृति, शैक्षणिक और आपका भाषाई हितों की रक्षा करती है ना। अब देखिए ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में समाज विविधता, है ना, समाज विविधता को संभालता है और उसके बीच आपका जो है असमंजस बैठाता है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि विश्व भर में कोई एक ऐसा देश नहीं है जहाँ धर्म, जाति, भाषा, आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव ना होता हो, है ना। तो हर जगह जो है ये सब पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे क्या होता है, भेदभाव होता है। परंतु ये केवल लोकतंत्र में ही संभव है कि हर प्रकार की विविधताएं और विभिन्नताओं में आपस सामंजस्य पैदा किया जाता है ना। अब देखिए जैसे कौन नंबर आपको क्या बताया कि यह लोकतंत्र में ही संभव है ना। यह लोकतंत्र में ही संभव है, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को अपनी भाषा विकसित करने का मौका मिला जाता है ना। सबको समान अधिकार दिया हुआ था, सबको अपना भाषा जो है विकसित करता है। हर भाषा के लोग अपने निजी स्कूल खोल सकते हैं ना। हर भाषा के लोग, हर एक धर्म का लोग अपना निजी स्कूल खोल सकता है, अपनी भाषा को प्रोत्साहन दे सकता है ना, अपना धर्म का जो है बढ़ावा कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली में कई तमिल स्कूल हैं, उर्दू भाषा और में शिक्षा देने वाले स्कूल हैं, पंजाबी तथा अन्य भाषाओं में शिक्षा देने वाले स्कूल हैं, जो सब मिलकर आपका क्या बताया, प्यार से शिक्षक कार्य कर रहे हैं ना। सब भाषा मिलकर, सब देश का सब भाषा मिलकर के अपना जो पढ़ाने का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे लोकसभा में ही यह संभव है कि यहाँ पर आर्थिक तबके के लोग बराबर हुआ वोट का अधिकार है ना। यहाँ पे कोई गरीब रहे, कोई अमीर रहे, सब वोट दे सकता है। उसमें से अमीर आदमी का कोई अंतर नहीं रखा गया। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी वोट देगा तो उसका एक वोट 2 के बराबर होगा, गरीब आदमी देगा तो उसका एक वोट आधा के बराबर होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सबका मान बराबर है। अब यहाँ पे बताया गया, यह लोकतंत्र है ना, यह लोकतंत्र में ही संभव है कि पुरुष के साथ महिलाओं को भी बराबर वोट का अधिकार है ना। पहले महिलाओं को उतना अधिकार नहीं था, लेकिन जब से लोकतंत्र आया है तो महिलाओं को भी बराबर अधिकार मिल रहा है। महिलाओं को अपने व्यवसाय चुनने का जो है पूर्ण अधिकार है ना। महिला भी अपना व्यवसाय पूर्ण चुन सकती है। घ नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, यह लोकतंत्र में ही संभव है कि हर धर्म के लोग अपने धर्म स्थान बना सकते हैं ना। सबको अपना अपना अधिकार है कि जो मंदिर जिसका
जिसका बनाना है उसका बनाए। अब यहाँ पे बताया अपने ही ढंग से पूजा पाठ कर सकता है, अपने ढंग से क्या कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। इसमें कोई भी आपको रोकने टोकने के लिए नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सरकारी स्कूल और कॉलेज में हर धर्म के विद्यार्थी को बिना किसी भेदभाव की शिक्षा दी जाती है और सरकारी नौकरियों में किसी कोई भेदभाव है ना, भेदभाव नहीं किया जाता। तो यहाँ बताया है कि जितना भी आप लोग का सरकारी कोई भी वैकेंसी निकला या सरकारी नौकरी निकला, फिर उसके बाद जो है कोई सरकारी स्कूल है या कोई भी स्कूल है जहाँ पर आराम से भी सब जात का आदमी, सब लोग का आदमी, सब धर्म का आदमी, सब भाषा का आदमी क्या हो सकता है, वहाँ पे आराम से जो है सब चीज़ कर सकता है। तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। लोकतंत्र में यह संभव बनाता है कि किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग बसों, रेलगाड़ी आदि या फिर उसके बाद इकट्ठे सफ़र कर सकता है ना। तो यहाँ पे लोकसभा ही लोकतंत्र ही क्या करता है, ये जो है अधिकार देता है कि रेलगाड़ी आदि सबको जो है एक ही में सफ़र कर सके। और यहाँ पे होटल में या किसी भी स्थान पर रुकने की कोई पाबंदी नहीं है ना, कोई भी पाबंदी नहीं है। कोई भी सार्वजनिक जगह वहाँ पर रह सकता है। ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप इस जगह का आदमी है, इस लोग के आदमी है, इस जात के आदमी है तो आप यहाँ पे नहीं रहे। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया है कि लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है कि बहुदल के लोग आपका जो है बहुदल के लोग अल्पदल है ना। अभी उसके बाद देखिए कि साथ मिलकर चलते हैं और दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं ना। तो ये चीज़ आपको बताया गया। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं की किस प्रकार मदद करता है, किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख करना। तो आपको 3 तरीका का उल्लेख करना है ना। तो देखिए यहाँ पे कौन नंबर में क्या है, यह सभी उपभोक्ताओं का आपका जो है मार्गदर्शन करता है कि कैसे उपभोक्ता जो है अदालत में मुकदमा दर्ज करेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका दूसरा नंबर आपका क्या ऑप्शन इसी में बताया गया है। दूसरा नंबर बताया गया है कि ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष का प्रतिबंध भी करता है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका जो है स्वयं सेवा गठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार की वित्तीय सहयोग को प्राप्त करता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आपका 46 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है कि ऋण का औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत के क्या अंतर है। तो औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत का आपको अंतर लिखना है ना। तो देखिए ऋण के औपचारिक स्रोत पहले क्या क्या होते हैं। तो औपचारिक स्रोत पहले देखिए क्या क्या होते हैं। तो बताया गया कि इसके अंतर्गत ऋण में वे स्रोत शामिल होते हैं जो सरकार द्वारा क्या होता है आपका पंजीकृत होता है ना। इसमें सरकारी नियमों और विभिन्नताओं का पालन करना पड़ता है। जैसे ये स्रोत जो बैंक से आता है ना, फिर उसके बाद आपका सहकारी समितियां से आता है। तो आप यदि बैंक से लीजिएगा तो आपको एक नियम कानून से आपको जो है लोन दिया जाएगा, है ना, सब चीज़ ऋण दिया जाएगा और एक जो है कागजी कार्यवाही होगा। अब देखिए यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ऋण का औपचारिक स्रोत में काम काज कर नज़र रखता है ना। जितना भी ऋण लेने का जो काम करता है वो कौन करता है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। अब देखिए यहाँ पे अब बताया इसका उद्देश्य लाभ करने के साथ साथ सामाजिक कल्याण करने का भी होता है ना। साथ में लाभ तो करता ही है, देश के लिए काम करता ही है। जो पैसा जो आता है ऋण से, जो थोड़ा सा ज़्यादा जो पैसा आता है वो जो है लाभ के लिए भी काम करता है, लेकिन जो है समाज कल्याण के लिए भी काम होता है। अब देखिए ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या होता है। ऋण के अनौपचारिक स्रोत ये आपका जैसे मान लीजिए आप करके अगर बगल कोई आदमी है, सेठ है, तो सबके पास से जा करके आप पैसा ले लीजिए, बाकी बात जो है फिर दिक्कत होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया, इसके अंतर्गत वे छोटे और छोटी पूंजी पे छोटी और जो है छीट पुट आपकी जो है इकाइयाँ शामिल होती है जो सरकार के नियंत्रण के प्राय बाहर होती है ना। यद्यपि इसके लिए भी सरकार नियम और विनिमय होती है ना, आपका जो है विनिमय होता है, परंतु यह उनका पालन नहीं करता है ना। जैसे कि जो है साहूकार जो हो गया है ना, जो आपकी जगह का जो साहूकार होता है, जो पैसा देता है, व्यापारी हो गया है ना। फिर उसके बाद आपका नियोक्ता हो गया, फिर उसका मित्र हो गया, आदि हो गया। आप किसी से उधार लीजिए और यदि जब इसका माथा जब खराब होगा तो मान लीजिए यदि पैसा आपके पास नहीं है तो कुछ भी आपका घर का सामान लेके चले जाएगा या आपको जो जोर ज़बरदस्ती करेगा। लेकिन बैंक वाला जो है उस तरह आप यदि औपचारिक स्रोत से यदि ऋण लीजिएगा तो वो उस तरह जो है नहीं करता है ना। अब देखिए उसका भी कुछ प्रोसीजर होता है। अब देखिए यहाँ पे बताया अनौपचारिक स्रोत में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो आपका ऋणदाताओं की ऋण क्रियाओं को निरीक्षित कर सकता है ना। यहाँ पे कोई प्रूफ भी नहीं होता है। यदि आप किसी से कुछ 5 रुपया यदि आप उधार लिए, बोल दिया 10 रुपया लिया, तो आपको यही तो बात मानना पड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ भी आपका कागज में लिखा हुआ काम नहीं होता है। इसका जो है एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसका सिर्फ होता है कि लाभ कमाना, आपसे हम कितना ज़्यादा पैसा ले पाए हैं क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे
फिर से क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग में आप क्या समझते हैं संक्षेप में उदाहरण देकर समझा है ना। तो देखिए, जब व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है ना, कोई वस्तु जब बेचने की इच्छा रखता है, वहाँ वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा को रखता है ना, जब दोनों को जो है कस्टमर और कंज्यूमर जब दोनों एक साथ हो जाता है, तो इसमें बताया, इसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है ना। अब यहाँ पे जैसे बताइए, एक जूता बेचने वाला किसान को जूता देकर गेहूँ प्राप्त करना चाहता है। यदि किसान को जूते की यदि ज़रूरत है ना, और उसके पास मोची को देने के लिए आपका क्या बता रहा है यहाँ पे, फालतू गेहूँ है, तो इसे वो क्या होगा, आवश्यकताओं का संयोग कहते हैं ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग, आवश्यकता का संयोग कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का जो है 3 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वीडियो में आपको दिखाए, और इससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। तो आप यदि यहाँ तक वीडियो को देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।